नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जब चर्चा इस बात को लेकर चल रही हो कि दक्षिण में बीजेपी के मिशन का अब क्या होगा, और ये सवाल इसलिए भी खड़ा हुआ क्योंकि जो बीजेपी का अपना पूरा 129 सीटों को लेकर लेखा जोखा है, उस लेखे जोखे में तमिलनाडु एक अहम पड़ाव है और उसमें अन्नामलाई एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और उन्हें लेकर जिस तरह की खबरें हैं, उन खबरों ने जाहिर तौर पर इस प्रश्न को खड़ा कर दिया है कि बीजेपी जिस दक्षिण को फतेह करने की कोशिश कर रही है और वहां की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपनी झोली में डालने की कवायद में लगी हुई है, ऐसे समय में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें जिस सूबे से आती हैं यानी तमिलनाडु, वहां पर अगर उनका सबसे बड़ा नेता ये कहे कि हम भाई पार्टी से इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रश्न बड़ा हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में हो क्या रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है और कई लोग तो अब उन्हें आधुनिक भारत का पटेल भी कहते हैं, तो उन्होंने आखिर में क्या कहा अन्नामलाई से, क्योंकि कल उनकी अन्नामलाई के साथ लंबी बातचीत हुई। वो जो बातचीत है वो बड़ी मायने रखती है। वहां क्या कुछ चर्चा हुई उसको हम लोग समझेंगे। फिर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला क्या एंगल है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले ये समझते हैं कि अन्नामलाई की केंद्रीय गृह मंत्री से क्या बात हुई। देखिए, वो मिले और बातचीत बड़ी सौहार्दपूर्ण रही। अन्नामलाई का जो अपना एक तरह से कहा जाए कि मामला है, उसे उन्होंने डिटेल में गृह मंत्री के सामने रखा। देखिए, जब वो लोग मिले तो अमित शाह का सीधा सवाल था कि भाई क्या वजह हो गई, आप क्यों पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं, क्यों आप अलग पार्टी बनाना चाह रहे हैं, यहाँ रहकर काम करने में क्या समस्या है। अन्नामलाई ने छूटते ही कहा कि देखिए, ये जो स्टेट की आपका लीडरशिप है ना, वो लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है। वो डीएमके और एआईडीएमके के साथ ही जो है आगे बढ़ना चाहता है और ऐसी परिस्थिति में वहाँ बीजेपी का कोई भविष्य नहीं होने जा रहा है। ये बात उन्होंने दो टूक कही, यानी उनको जो कुल संकट है वो जो स्टेट का लीडरशिप है उससे है। कहा जाता है कि अमित शाह ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं तुरंत फुरत में सही कर दूंगा, इसके लिए आप क्यों परेशान हैं। अब ये जो अमित शाह ने कहा, उसी के बाद आप देखिए कि तमिलनाडु के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनको बुलाया जा रहा है, उनको तलब किया गया है दिल्ली। क्यों? क्योंकि अन्नामलाई को दिक्कत है इस बात से कि साहब जिस ढर्रे पर ये लोग पार्टी को ले जा रहे हैं वो मामला ठीक नहीं। तो एक तो ये मसला हुआ। दूसरा जो बड़ी चीज है, और एक तरह से आप कहें कि जो बात अन्नामलाई ने बताई, वो ये कि जो डीएमके का वोट बैंक है वो टीवी के तरफ शिफ्ट हो गया, यानी थलपति विजय की तरफ चला गया है और आने वाले दिनों में डीएमके तो खत्म हो जाएगी क्योंकि सारा वोट शिफ्ट हो चुका है। जो एआईएडीएमके का वोट है, जो एक तरह से कहा जाए कि द्रविड़ियन पॉलिटिक्स में राष्ट्रवादी वोट है, वो वोट जो है वो चूंकि जे जयललिता की ना होने की वजह से जो उसमें अब लीडरशिप है, उस लीडरशिप में वो कैलिबर नहीं है कि उस वोट को और वो जो सेंटीमेंट है उस सेंटीमेंट को पकड़ कर रख पाए। अन्नामलाई का कहना है कि डीएमके वाला जो स्पेस है वो तो थलपति विजय ने ले लिया, लेकिन एआईएडीएमके वाला जो स्पेस है वो पूरा खुला है और वो हम तब हासिल कर सकते हैं जब हम आक्रामक पॉलिटिक्स वहां करें, पूरा एकदम एग्रेसिव चले। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो वहां लीडरशिप है वो लीडरशिप ढुलमुल चल रही है, वो एआईएडीएमके से भी ठीक ठीक, डीएमके से भी ठीक ठीक। तो इस डोल ड्रम वाली स्थिति में बातें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। अब अगर वहां कंक्रीट कुछ करना है तो एकदम निकल कर और सीधा सीधा करना होगा। ये ऐसे नहीं होगा कि चलिए अब चुनाव आ गया तो आपने एआईएडीएमके से गठबंधन कर लिया कि कुछ सीटें आ जाएंगी। ये सारी बातें उन्होंने कही और इस बात को लेकर आप एक तरह से कहें कि कमोबेश एक स्तर तक अमित शाह भी कहा जाता है कि उनको लगा कि नहीं, अन्नामलाई ठीक ही कह रहे हैं। अच्छा, इस तर्क पर पहुंचने का कारण भी है।
19 में अगर आप देखें तो जो इनका वोट शेयर है, वोट शेयर 3.5% के आसपास था बीजेपी का, जो 2024 में 11.5% के आसपास पहुंच गया वोट शेयर, और 2026 में उसमें 3.5% गिरावट आ गई। क्यों? क्योंकि लीडरशिप चेंज हो गई थी। अन्नामलाई की जगह किसी दूसरे को जो है, किसी दूसरे यानी को बना दिया गया प्रदेश अध्यक्ष, जिनको तलब किया गया है। तो एक तरह से आप कहा जाए कि जो अन्नामलाई की डिलीवरी है, उस डिलीवरी को केंद्रीय गृह मंत्री देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये जो शख्स है, इस शख्स में पोटेंशियल है। और ऐसा नहीं है सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री मानते हैं, संघ का भी मानना है कि इस व्यक्ति में पोटेंशियल है। तो वो जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को कैसे पार्टी के कामों में इस्तेमाल किया जाए, बड़ी बात ये है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अन्नामलाई को ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी की जो धारा है उस धारा से उनका मन उचट गया, नहीं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि चूंकि अभी वो सामंजस्य उस तरीके का नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए उन्होंने मन बनाया कि साहब हम अलग पार्टी बना लेते हैं, और अलग पार्टी बनाकर जो है हम लोग काम करते हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बीजेपी के साथ हो लेंगे। अगर आप पिछले 2 दिन से 3 दिन से जो अन्नामलाई को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, उसे आपने मतांतर पर सुना हो, तो हम इसी लाइन पर हम लोग चल रहे थे कि मसला ये नहीं है, मसला ये है कि कैसे वहाँ पर काउंटर किया जाए थलपति विजय को, डीएमके को और एआईएडीएमके को। असली मामला ये है, और इसी लकीर को एक तरह से कहा जाए अन्नामलाई लेकर चल रहे हैं, और वो कन्विंस कर रहे हैं इस बात पर अमित शाह। उन्होंने कहा कि हम कोयम्बटूर से यात्रा निकालना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा निकालिए, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो होनी भी चाहिए। यानी आप एक तरह से कहें कि लंबी बातचीत हुई हर मसले पर जहां उनको अटकाव था। साथ ही साथ उनसे कहा गया कि आप जो है इस बाबत पीएम से भी मिल लीजिए और पीएम को भी सारी बात बता दीजिए। कहा जा रहा है कि अब चूंकि ऐसा तो है नहीं कि पीएम खाली बैठे हुए हैं, तो इसलिए उनसे वेट करने के लिए कहा गया है। पीएम से वो मिल लेंगे, और ये माना जा रहा है कि तमिलनाडु में जो ताना बाना बीजेपी बुन रही है ना साहब, वो ताना बाना सिर्फ तमिलनाडु को लेकर नहीं है, वो ताना बाना पूरी दक्षिण की पॉलिटिक्स को लेकर है। और अब की बार बीजेपी इस चीज़ को लेके बड़ी, आप एक तरह से कहें कि रिजिड है कि उसे दक्षिण को दुरुस्त कर देना है, जिसमें तमिलनाडु की अहम भूमिका है। 39 सीटें साहब आती है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट दक्षिण में इस समय कहीं से आती है तो वो तमिलनाडु है। और अगर यहाँ बीजेपी ने कील कांटे दुरुस्त कर लिए, तो आप ये मानकर चलिए कि इनका जो 350-400 वाला मिशन है, वो मिशन पूरा हो जाएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल अब बीजेपी की झोली में आ गया है, और 2029 के चुनाव में वहाँ जो 40-42 सीटें हैं ना, वो सारी की सारी बीजेपी जीत जाएगी। उसमें कोई फेंट बट है नहीं, वो सीधे दिखाई दे रहा है। तो आप एक तरह से कहें, अभी अगर आप आज के दौर में देखें, आज के समय में, तो 240 है ना बीजेपी के पास, 42 जोड़ लीजिए, 282 हो गया, ठीक। और आप सब छोड़ दीजिए, इस तमिलनाडु से अगर वो 20 सीट पा जाते हैं तो सीधे सीधे 302 हो जाएगा किसका, बीजेपी का। सिर्फ मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। अगर आप एनडीए जोड़ लीजिएगा तो एनडीए फिर आप इसमें 60 सीटें, 63 सीटें, 53 सीटें आप इसमें ऐड ऑन कर दीजिए, तो कितना हो गया, 355 यूं ही हो जाएगा। मैं अगर आज की सिचुएशन में बात कर रहा हूँ, और अगर वहाँ सारे कील कांटे दुरुस्त कर ले गए ये लोग, और वो कील कांटे दुरुस्तीकरण में आंध्रा और तेलंगाना की 42 सीटें इनको मिल गई, तब आप समझिए कि क्या सिनेरियो होगा। तो ये मामला सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, ये मामला पूरे दक्षिण का है। और उस दक्षिण में आप देखिए कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ बड़े करीने से सियासी बिसात बिछा रही है। एक तरफ पवन कल्याण को लगाया गया है, और हमने आपको पहले भी बताया था, चंद्रबाबू नायडू लगे हुए हैं, और इधर जो है अन्नामलाई को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। तो ये जो मेल मुलाकात हुई है,
ये मेल मुलाकात दरअसल दक्षिण को लेकर एक बड़ी स्ट्रेटजी के तहत हुई। बाकी जाहिर सी बात है, संगठन है तो संगठन में लोगों की अपनी नाराज़गी होती है, तो वो दूर करने की कोशिश भी हो रही है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, ज़रूर साझा करिए।